हेलो बच्चों, सर्किल में आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज let tangents are drawn to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 from point P, that is h comma k, और ये सर्किल वही GFC वाला हो गया। तो यहाँ रेडियस मान लिया r है, लेंथ ऑफ टेंजेंट l है। देन फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू रूट s1। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो रूट s1 के ही बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट, इफ a comma b are, if a comma b are the points of contact of tangents drawn from P to circle, then line AB is called chord of contact of point P with respect to सर्कल। तो ये वाली जो लाइन है दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये दो लाइन टेंजेंट्स हो गया पी ए एंड पी बी। अब थर्ड पॉइंट, अगर ये L है और ये R है तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बराबर 2 थीटा बराबर 2 tan इनवर्स। इसमें tan थीटा कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई L, ठीक है। और यहीं से फोर्थ पार्ट, अगर मेरे को मान लिया साइन थीटा निकालना हो जाए तो वो हो जाएगा R अपॉन इतना, कॉस थीटा निकालना हो तो दैट विल बी L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बराबर AB बराबर 2AM बराबर, अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर थीटा हो जाएगा। और इस ट्राइंगल में अगर मेरे को AM चाहिए तो वो हो जाएगा R कॉस थीटा, तो बराबर 2R कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ से L के बराबर है तो ये हो जाएगा 2RL अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये जो रिजल्ट्स हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें प्रोसेस याद होना चाहिए कि हम इनको डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालना है, दिस वी शुड बी एबल टू रिमेंबर कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालना है। फिर सिक्स्थ पार्ट हो गया
एरिया ऑफ PACB क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया विच इज क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स, और सेंटर से उन टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए उन 4 लाइनों से जो क्वाड्रिलेटरल बना उसका एरिया कितना हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ R इंटू एल, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उसको डबल करेंगे तो केवल R इंटू एल। सेवेंथ पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो देखो ऐसे कर सकते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। दूसरा ऐसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C। तो ये भी L है और ये भी L है और साइन 2 थीटा बीच में है। तो हम ऐसे कर सकते हैं हाफ AB साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कैंसिल, तो साइन इंटू कॉस आ गया। तो साइन इंटू कॉस में ऊपर एक L और एक R आ जाएगा, तो L³ R अपॉन L² प्लस R², ये आ जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। डायग्राम कुछ ऐसे था, ये P था, ये A B, ये सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर C 90 डिग्री। इस पॉइंट को हमने M बोला था, और कितने रिजल्ट हो गए थे, 7। तो अब 8th रिजल्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो टोटल एरिया था RL, उसमें से RL³ अपॉन R² प्लस L² अगर हमने घटा दिया तो यह आ जाएगा R³ L अपॉन R² प्लस L²। ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है कि देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं PACB, ये चारों कॉन्साइक्लिक होगा। पॉइंट्स PACB विल बी कॉन्साइक्लिक विद PC एज डायमीटर। ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा -G, -F, ये था H, K, एंड द इक्वेशन ऑफ corresponding circle will be x minus h into x plus g प्लस y माइनस के इंटू वाई प्लस एफ बराबर 0। ये हो जाएगा। अब इसको, ये जो पूरा आर्टिकल है इसको हम एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तो हमने H, G, F और इन सब में दे रखा है। अगर नंबर्स दे दिया तो एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एरिया चाहिए या फिर इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। कौन सा सर्कल का इक्वेशन, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P that is 1,4 to the circle x square plus y square plus 4x plus 8y plus 1 बराबर 0। then find equation of circumcircle of triangle formed by tangents and chord of contact।
टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सॉल्यूशन इसी डायग्राम के हिसाब से वी रिक्वायर सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। ये ठीक है। अब जो ट्राइंगल PAB से पास करेगा, तो अभी हमने बोला कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो 3 पॉइंट PAB से पास करने वाला तो यूनिक सर्कल होगा, तो ये वही सर्कल है जिसके लिए PC डायमीटर है। ठीक है, तो हेंस रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस, सेंटर इसका कितना हो गया, सर्कल का सेंटर -2, -4 और P1, ये है, तो x -1 x + 2 प्लस y -4 इंटू y + 4 इज इक्वल टू 0। बस यही हमारा रिक्वायर्ड सर्कल हो गया। अब आगे चलते हैं। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ 3 points on it are given। तो मेथड 1, लेट सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सब्सटीट्यूट 3 गिवन पॉइंट्स, तो उससे क्या होगा, 3 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे, GFC। ठीक है, तो बस आंसर आ गया। मेथड 2 क्या हो जाएगा, इफ पॉइंट्स आर A, B, C, then find equations of perpendicular bisector of AB and AC and solve them to find circumcenter, distance of circumcenter from A will be radius। मतलब अगर मैं सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो उसका मतलब क्या है कि सर्कल निकालना है जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेंटर चाहिए होगा और एक रेडियस चाहिए होगा। तो जो भी 3 पॉइंट दे रखे हैं ABC, तो उसमें से हम क्या करें, AB और AC। AB को हमने एक वो मान लिया, क्या AB को एक AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिया, तो वो निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट आ जाएगा तुरंत AB का, एंड AB का स्लोप आ जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो AB का स्लोप आ जाएगा, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक आ गया, ऐसे ही दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया। ये दो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सर्कमसेंटर होगा। तो सर्कमसेंटर के एक बार कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो अगर हमें सर्कमसेंटर पता लग गया, तो उसी का डिस्टेंस अगर हमने किसी भी पॉइंट से निकाल लिया ABC से, तो वो रेडियस हो जाएगा। इफ ABC आर xi, yi, I is equals to 1, 2, 3, then required circle is x² plus y square, x1 square plus y1 square, x2 square plus y2 square, x3 square plus y3 square, x1 x2 x3 y y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब तो नोन पॉइंट्स हैं, तो यहाँ तो नोन नंबर्स आ जाएंगे। तो एक 4/4 का डिटर्मिनेंट हो गया। इसमें क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन किया, तो x² प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये डिटर्मिनेंट आएगा।
ठीक है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिखा है, तो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, और फिर एक एक्स का टर्म आएगा, एक वाई का टर्म आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो उसका मतलब क्या है, यही रिक्वायर्ड सर्किल होगा। अब ये रिक्वायर्ड क्यों होगा, क्योंकि अगर इसमें एक्स वाई की जगह मैं x1 y1 रखूँ तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सर्किल पॉइंट ए से पास कर रहा है। अब जैसे ए से पास कर रहा है वैसे बी से पास कर रहा है, वैसे सी से पास कर रहा है। तो हमने दो चीज़ प्रूव किया, एक तो ये सर्किल का इक्वेशन है, और दूसरा हमने कि ये प्रूव किया कि ये जो कर्व है कुछ भी हो ए बी सी को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को मिला दें तो ए बी सी से पास करने वाला सर्किल हो गया। इसमें जो मेथड 4 है वो बेसिकली फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज़ करके आ रहा है ये रिज़ल्ट। तो अगर नहीं पता है तो फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ोगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। लेट सर्कल इज, फैमिली ऑफ सर्कल से हमने क्या किया, ए और बी से पास करने वाला कोई भी सर्कल लिख लिया तो वो ऐसे आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई भी सर्कल हो गया जो x1 y1 एंड x2 y2 से पास कर रहा है। अब इसमें हम x3 y3 रख के लैम्डा निकाल सकते हैं। satisfy x3 y3 to find lambda। बस क्वेश्चन क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल passing through 1, 2, 2, 7 and 1, 8। सॉल्यूशन। अब देखो इसमें नोटिस करने वाला बात क्या है कि जैसे पहला वाला पॉइंट हो गया ये, मान लिया A 1, 2, ठीक है, दूसरा पॉइंट 2, 7, तो थोड़ा सा 7, 2 ले लेते हैं, ऐसे है क्वेश्चन। तो 7, 2 और इस 1, 2 में y कोऑर्डिनेट सेम है, तो मान लिया पॉइंट B हो गया 7, 2। तीसरा जो पॉइंट है 1, 8 उसमें x कोऑर्डिनेट सेम है, तो मतलब ये कुछ ऐसे हो गया। ये तो पॉइंट हो गया A 1, 2, ये फिर इधर हो गया B 7, 2, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, और ये वाला पॉइंट हो गया C 1, 8, इसका x कोऑर्डिनेट सेम है। तो उसका मतलब है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो उसके लिए B और C एंड्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड सर्कल इज x-1 x-7 प्लस y-2 y-8 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो गया। तो अगर हमने एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लिया ये वाला, तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगा एक ही झटके में। फिर क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल touching x-axis and the line (3x minus 4y is equals to 0) and which passes through the point A 4, 1। तो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, फिर
सॉरी, ये 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y मतलब ओरिजिन से एक लाइन पास करिए जिसका स्लोप कितना है 3/4, 3/4। अब एक लाइन, एक सर्किल सॉरी, इसको भी टच करे एंड एक्स एक्सिस को भी टच करे, तो एक्स एक्सिस एंड ये दोनों इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, तो सर्किल कुछ ऐसे आएगा। तो ऑफ कोर्स अगर मैंने ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो जो सेंटर है सर्किल का वो इन दोनों लाइनों के एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो ये लाइन क्या हो गया 3x माइनस 4y बराबर 0 और ये वाला लाइन हो गया y बराबर 0। तो अगर हम इसके एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालें तो वो एक तरीका तो ये हो गया कि ऐसे निकाल सकते हैं 3x माइनस 4y अपॉन 5 बराबर प्लस माइनस y, ऐसे करके हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 4y बराबर 5y और एक माइनस 5y। तो दो इक्वेशन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 3x बराबर 9y मतलब x बराबर 3y और 3x बराबर माइनस y। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा x बराबर 3y। ठीक है, तो जो इसका सेंटर है उसका अगर मान लिया y कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा, और जो x एक्सिस से इसकी दूरी है, डिस्टेंस है, वही इसका रेडियस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेट सर्कल इज x माइनस 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा x माइनस 2 अल्फ़ा y प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये तो एक सिंगल पैरामीटर में इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, इट पासिस थ्रू 4,1। तो अगर ये 4,1 से पास करे, यहाँ पे एक पॉइंट है 4,1, तो रख दिया इसमें, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 माइनस 24 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। दैट मीन्स 9 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 26 अल्फ़ा प्लस 17 बराबर 0। एंड बाई चांस क्या हो गया, सुपर तुक्के से इसके रूट्स बड़े आराम से निकल आएगा। एक तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 हो गया और एक 17/6 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि देयर विल बी 2 सच सर्कल्स। वो बेसिकली दूसरा सर्कल कैसे आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा। तो ऐसे ये 2 सर्कल आ जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख दो, पहला सर्कल आ जाएगा, दूसरी वैल्यू रख दो, दूसरा सर्कल आ जाएगा। दैट विल बी 2 रिक्वायर्ड आंसर। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या था, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। ये ठीक है, बस यही था जो सेंटर कॉन्सेप्ट था उसके बीच में, कि अगर L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला मेरे को एक लाइन चाहिए, तो आई नीड नॉट टू सॉल्व द लाइन्स L1 एंड L2, डायरेक्टली आई कैन अज्यूम द लाइन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। तो फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्किल, ये सब बोलने का पर्पज़ क्या होता है, कैलकुलेशन को कम करना। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में भी इस तरह की चीज़ होगी कि मान लिया 2 सर्कल्स दे रखे हैं या फिर एक सर्कल और एक लाइन दे रखा है, वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन हम जल्दी से जल्दी कैसे लिख सकें। दिस इज द इंटायर पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल। तो इसी की तरफ चलते हैं। केस 1, इक्वेशन ऑफ circle passing through the points of intersection
point of intersection of a given circle S बराबर 0 and a given line L बराबर 0 can be given as S plus lambda L is equals to 0. मतलब कि एक सर्किल दे रखा है S बराबर 0, एक लाइन दे रखा है L बराबर 0, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स। उन इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन ये ठीक है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0. इफ विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा यू विल गेट डिफरेंट सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स. ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B. अब ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल क्यों है? तो दैट इज़ वेरी इजी टू प्रूव. S प्लस लैम्डा L बराबर 0 में क्या होगा, जो इक्वेशन है वो सर्किल की ही इक्वेशन आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, क्योंकि ये भी तो सर्किल का इक्वेशन है, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा नहीं. इस पार्ट से तो केवल एक्स लीनियर टर्म्स आएंगे, एक्स वाई और कांस्टेंट, तो उससे तो जो 2 डिग्री वाले टर्म हैं वो डिस्टर्ब होंगे नहीं. तो उसका मतलब है कि ये सर्किल तो है. पहली बात तो ये होगी. दूसरा, अगर मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो ए तो इस सर्किल पे भी लाई कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा. उसका मतलब क्या है कि लैम्डा चाहे कुछ भी हो, लैम्डा चाहे कुछ भी हो, ये जो कर्व है वो ए और बी से तो पास करेगा ही करेगा. इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने मिला दिया कि ए और बी से पास कर रहा है प्लस सर्किल है, हैंस ए और बी से पास करने वाला रिक्वायर्ड सर्किल है. तो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट circle passing through the points of intersection of and the line and the line this. तो solution ऐसे करके एक लाइन दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. दिस इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2. एंड यू कैन सी दीज टू विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट. अगर हम एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे तो इसका ऑरिजिन हो गया और इसका y इंटरसेप्ट 1 हो गया, x इंटरसेप्ट 2 हो गया. तो अगर लाइन खींचोगे, ये बेसिकली 3 है पॉइंट, तो 2 इधर ही कट करेगा, कुछ ऐसे बनेगा लाइन. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा. तो ये कोई भी जनरल सर्किल हो गया जिसको हम S प्लस लैम्डा L बोल सकते हैं. अगर मेरे को स्मॉलेस्ट सर्किल चाहिए तो उसके लिए ए बी शुड बी द डायमीटर. तो पहले हम क्या बोलेंगे, लेट रिक्वायर्ड सर्कल इज S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0. तो सर्किल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 L टाइम्स लाइन का इक्वेशन हो गया ये. ठीक है. फॉर स्मॉलेस्ट सर्किल ए बी मस्ट बी द डायमीटर. ए बी मस्ट बी द डायमीटर. उसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम सेंटर निकालें तो वो इसी लाइन पे लाई करना चाहिए. तो यहाँ से सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ. तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ जी हो जाएगा, उसका नेगेटिव. ऐसे ही वाई का कोएफिशिएंट माइनस लैम्डा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा. ये सेंटर हो गया. सेंटर मस्ट लाई
ऑन x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो रख दिया, यह आ गया माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। दैट इम्प्लाइज 9 लैम्डा बराबर माइनस 4, लैम्डा बराबर माइनस 4/9। बिल्कुल। सो दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4/9 एक्स प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो गया। और देखो हमने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये कर्व इस सर्कल को कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे, उन दोनों पॉइंट को डायमीटर के एंड पॉइंट्स मान के अगर हमने सर्कल का इक्वेशन लिखा तो उसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम क्या करते, एक्स यहाँ से उठा के रखते, एक्स को मतलब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, सॉल्व किया मतलब केवल बोला, एक्चुअली में पूरा सॉल्व नहीं किया, केवल एक्स उठा के यहाँ पे रखा, वाई में क्वाड्रेटिक आ गया उसको ऐसे लिखा रहने दिया, फिर वाई उठा के रखा, एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, उन दोनों इक्वेशंस को सिंपली जोड़ दिया, तब भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने बोला था कि जो डायमीट्रिक फॉर्म में जो सर्कल का इक्वेशन होता है दैट कैन बी ट्रीटेड एज समेशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाली चीज यूज करके भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अभी हमारा क्या था, केस 1। केस 2, इक्वेशन of circle passing through points of intersection of two given circles S1 बराबर 0 and S2 बराबर 0 can be given as, मान लें एक ये सर्कल है S1, एक ये दूसरा सर्कल है S2, ठीक है। ये इनकी हो गई कॉमन कॉर्ड, ठीक है। मान लिया ये A है और ये वाला पॉइंट मान लिया B है। तो अब इन दोनों पॉइंट से अगर हमने पास करने वाला कोई भी सर्कल लिया तो उसी तरीके से इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे हमने L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 में बोला था कि उससे लाइन L2 कभी नहीं आएगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें अगर हमने लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज रखी, यू विल गेट डिफरेंट सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B। बट कुछ भी लैम्डा की वैल्यू रखो, इस इक्वेशन से कभी S2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर S1 लाना होगा तो आई वुड लाइक कि इसी इक्वेशन में से S2 वाला पार्ट गायब हो जाए, तो वो तो हो जाएगा अगर लैम्डा हमने 0 ले लिया। अगर मेरे को S2 चाहिए तो आई वुड लाइक कि S1 वाला पार्ट गायब हो जाए, तो वो गायब नहीं होगा, इसलिए S2 नहीं आएगा। तो अगर S2 वाला सर्कल से रिलेटेड मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया, मतलब मैंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 एंड विच पासेस थ्रू से 3,4। अब अगर 3,4 S2 पे ही लाई कर जाए तो आइडियली हमारे लिए आंसर S2 आना चाहिए, बट वो आएगा नहीं, एब्सर्ड रिलेशन आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि द मोमेंट्स क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2, इतना सुन के तो हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल से उस सर्कल की इक्वेशन को S1 प्लस लैम्डा S2 मान लेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। फिर उस सर्कल के बारे में, उस अननोन सर्कल के बारे में अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखा हो, दैट इंफॉर्मेशन वी विल बी यूजिंग टू फाइंड लैम्डा। तो नोट 1 ये मान लिया फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन 1 S2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। फिर नोट 2, इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन S1 and S2 are
सेम, ठीक है। अगर मान लिया दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है और लैम्डा की वैल्यू मैंने -1 ले लिया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला पार्ट दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 1 विल बिकम लीनियर, देन इक्वेशन 1 विल बिकम लीनियर and will give equation of common chord of the circles। तो मतलब इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। ऑफकोर्स S1 माइनस S2 बराबर 0 लिखते समय दोनों इक्वेशंस में हमने पहले क्या किया, S1 का कोफिशिएंट 1 1 कर लिया ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। अच्छा, ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्यों आया, बहुत सिंपल। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स रखूं तो बिकॉज ए पॉइंट S1 पे भी लाई कर रहा है और S2 पे भी लाई कर रहा है, तो उन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर यहाँ पे मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स रखे तो S1 एंड S2 इंडिविजुअली 0 हो जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा। लैम्डा चाहे कुछ भी हो, ये इक्वेशन विल ऑलवेज बी सैटिस्फाइड बाय ए एंड बी। तो ये चाहे कोई भी कर्व हो, ए और बी से तो पास करेगा ही करेगा। अब अगर लैम्डा -1 हो गया तो ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन एंड ए और बी से पास कर रहा है, तो एक ही लाइन आ सकती है ए बी, तो बस वो आ जाएगा। बाकी इसको छोड़ के कोई भी और इक्वेशन लो, कोई भी और वैल्यू लो लैम्डा का, तो फिर एक सर्किल आएगा ए और बी से पास करने वाला। अच्छा, जैसे इस वाले केस में भी अगर किसी को ये डाउट है ना कि अगर एस और एल कट ही ना करे, माने एस और एल अलग अलग हो जाएगा, सर्किल इधर है और लाइन इधर है, दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो एस प्लस लैम्डा एल से क्या आएगा, तो ऑफकोर्स एस प्लस लैम्डा एल से एक सर्किल आएगा और उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ये ठीक है, दोनों के रेडिकल एक्सिस सेम आएगी, मतलब एस बराबर 0 की, मतलब एस बराबर 0 की और एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0 में से अगर मैंने लैम्डा की 2 वैल्यू रखा और 2 सर्किल आ गए, तो उन दोनों सर्किल की रेडिकल एक्सिस वही होगी जो एस और S1 की होगी। अब रेडिकल एक्सिस क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे इफ़ यू डू नॉट नो। बट अगेन अभी हमने क्या समझाया कि अगर ये सर्किल और ये लाइन कट नहीं कर रहा है तो एस प्लस लैम्डा एल से क्या आएगा, तो भी एक सर्किल आएगा और वो सर्किल इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ रेडिकल मतलब सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स बोलते हैं उसको, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मान लिया S1 और S2 इंटरसेक्ट ही ना करें, दोनों सर्किल अलग अलग हो जाएं ऐसे करके, तो S1 प्लस लैम्डा S2 करने से क्या आएगा, तो भी एक सर्किल आएगा जिनकी रेडिकल एक्सिस सेम होगी जो इन दोनों सर्किल्स की है। अगेन रेडिकल एक्सिस अगर नहीं बताए कोई टेंशन नहीं, पढ़ाया जाएगा अभी तुम बस ये मान लो कि ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन गायब हो जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, सर्किल ही आएगा वो भी, बस फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से लैम्डा की कोई भी वैल्यू लेने पे वो सर्किल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया नोट 1 नोट 2। अब आगे नोट 3। फॉर 2 circles of given radii, the length of common chord, the maximum length of common chord can be equals to the diameter of the smaller सर्कल। मान लें हमने 2 सर्कल दे रखा है और उनकी रेडियस फिक्स है, मान लीजिए जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल मान लिया ये है। अब इस सर्कल को अगर मैं इधर पुश करूं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये चेंज हो जाएंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा और अंदर पुश करें तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी अलग अलग आएगा, मतलब ये जो AB है इसका लेंथ अलग अलग आएगा। अब अलग अलग भले ही आए
जो ए और बी पॉइंट है वो दोनों ही सर्कल पे लाई करने चाहिए। तो अगर कोई भी दो पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, छोटे वाले सर्कल पे, तो उन दोनों के बीच में इसके डायमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? जो भी इसके डायमीटर के बराबर है। तो बस हमने यहाँ पे यही बोला है कि अगर दो सर्कल गिवन है, अगर दो सर्कल गिवन है मतलब उनकी रेडियस फिक्स्ड है, ये ठीक है। वो अदरवाइज तो अगर हम सर्कल को इधर उधर पुश करेंगे तो उनकी इक्वेशन तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि सेंटर चेंज होगा। तो अगर रेडियस फिक्स्ड है तो उन दोनों की कॉमन कॉर्ड का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? उन दोनों में जो भी छोटा सर्कल है उसके डायमीटर के बराबर, उससे ज़्यादा लेंथ नहीं आ सकता। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया केस 2। अब हो गया केस 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। अगर मान लिया हमें दो पॉइंट दे रखा है a और b, तो इनसे पास करने वाले हमें सर्कल चाहिए, तो वैसे करके इन्फानाइट आ जाएंगे। तो उन सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अभी तक जो हमने पहले फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ा है उसमें हमने फर्स्ट केस 1 और केस 2 में क्या पढ़ा है? पहले केस में तो क्या था, एक सर्कल हमें गिवन था, एक इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन थी, और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले हमने सर्कल लिख लिया s + λ l। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उसने सर्कल दिया नहीं है, ये ठीक है, उसने तो केवल दो पॉइंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, एक लाइन बना लिया, उसका इक्वेशन निकल आएगा। और सर्कल हमने अपनी तरफ से बना लिया, कोई भी सर्कल चलेगा जो ए और बी से पास कर रहा हो। तो अगर हमें ऐसा जनरल सर्कल चाहिए तो आई विल स्टिल राइट डाउन s + λ l = 0। s उसने सप्लाई नहीं किया, हम अपनी तरफ से बना सकते हैं वो सर्कल जिसके लिए ए और बी एंड्स ऑफ डायमीटर है। अब हमने बोला यही सर्कल क्यों लिया, तो तुम कोई और ले लो। किसी और सर्कल को लिखने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, ये तो तुरंत लिखा गया, आई रिक्वायर जस्ट वन सर्कल विच पासिस थ्रू ए एंड बी। अब चाहे वो सर्कल कुछ भी हो, तो एस की जगह में कोई भी सर्कल चाहिए ए और बी से पास करने वाला, तो सबसे इजी कौन सा लिखना है? यही वाला सर्कल। एंड लैम्डा टाइम्स लाइन, दैट इज xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ये हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि वो डिटर्मिनेंट यूज़ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ओपन करके लिख दो y - y1 y - y2 प्लस लैम्डा टाइम। यहाँ तो मेरे को बेसिकली लाइन ए बी का इक्वेशन लिखना है। तो ए और बी अगर दोनों पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, यहाँ हम लिख सकते हैं y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x माइनस x1। यही होता है लाइन का इक्वेशन। उसको एक तरफ ले आए, माइनस लगाया, और ये हमने L की जगह यूज़ कर लिया। अगर लाइन का इक्वेशन L बराबर 0 है तो L वाला जो एक्सप्रेशन है वो सीधा यूज़ कर लिया ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया सर्कल विच पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो अगर हमें 3 गिवन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल चाहिए था तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ऐसे लिखा, इसमें थर्ड पॉइंट रखा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। केवल मेरे को एक पैरामीटर के लिए सॉल्व करना पड़ा, रादर देन कि हम GSC 3 सॉल्व करें। हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन ऐसे लिख लिया और उसमें थर्ड पॉइंट रख के लैम्डा निकाल लिया, फिर लैम्डा वापस रख दिया, आंसर आ गया। ये हो गया। फिर केस 4, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस अ गिवन लाइन L बराबर 0 एट ए पॉइंट A x1, y1 कैन बी गिवन एज। ये लाइन हो गया L, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया A x1, y1। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल, मतलब ऐसे करके इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे, इधर भी बन जाएंगे। तो इन सर्कल का इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर
ठीक है, ये जो पॉइंट x1 y1 यहाँ से जीरो रेडियस का सर्किल लिखा, तो बराबर जो आर स्क्वायर होता है, और आर को अगर मैंने जीरो ले लिया तो वो पॉइंट सर्किल हो गया। तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए जो है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्किल दिस बराबर जीरो एंड दिस लाइन। तो एस और एल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल ये हो गया, ऐसे इसको बोल सकते हैं। इसको हम ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो सर्किल है वो बेसिकली यहीं से आ गया। इसमें हमने क्या किया, बी को ए के पास ले आए, बी को उठा के ए के पास रख लिया, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही जगह आ जाएगा, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही जगह आ जाएगा। तो उससे उसका मतलब क्या है कि जो सर्किल है वो टच करने लगेगा लाइन को। तो अगर बी को हमने ए बना दिया तो x2 x1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम ये लाइन का L का इक्वेशन है। तो अल्टीमेटली ये 4 फॉर्म्स हो गए फैमिली ऑफ सर्कल्स के, और जहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है इसको यूज़ ज़रूर करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलो इक्का दुक्का क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of x square plus y square minus 4x minus 8y minus 1 बराबर 0 या -5 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 such that it first part also passes through 1 comma -1. Second part touches x-axis. Third part passes through 1 comma -2 root 2. तो solution, let required circle is s1 plus lambda s2 बराबर 0. That means x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 plus lambda times x square plus y square minus 9 बराबर 0. अब एक एक पार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑल्सो पासिस थ्रू 1 कॉमा -1, तो 1 कॉमा -1 रख दिया तो हो जाएगा 1 प्लस 1 -4 प्लस 8 -5 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 1 -9 बराबर 0. तो दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 5 1 कॉमा -1, हाँ तो ये हो गया 5 4 9 और 8 और 1 9, ये तो कैंसिल हो गया, केवल 1 बचा इधर और इधर 7 बचा, तो लैम्डा इज 1/7 यहाँ पे रखो तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, टचेज एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो जी स्क्वायर बराबर सी होना चाहिए। तो अब देखो सर्किल का जो इक्वेशन है वो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर -4x -8y -5 -9 लैम्डा बराबर 0। तो इसके लिए g का वैल्यू क्या होगा, x के कोफिशिएंट का आधा, ये ठीक है, x के कोफिशिएंट का आधा
प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले हम 1 बना लें, तो x का कोफिशिएंट का आधा मतलब 2/1 प्लस लैम्डा। कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, -5 प्लस 9 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो g² बराबर c इम्प्लाइज 4/1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर बराबर -5 प्लस 9 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो एक 1 प्लस लैम्डा कैंसिल कर दिया, तो दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 9 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। दिस इम्प्लाइज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा। दैट विल गिव यू लैम्डा इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो दिस इज -14 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव हो गया, ये ठीक है। इम्प्लाइज नो सच सर्कल एग्जिस्ट, क्योंकि ये डी नेगेटिव हो गया। डी नेगेटिव होगा तो ऐसा कोई सर्कल ही नहीं आएगा। उसका मतलब क्या है कि कोई भी जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं सकता अगर इन दोनों पॉइंट से पास करे तो। थर्ड पार्ट इज पासिस थ्रू 1, -2√2। तो थर्ड पार्ट में सर्कल का इक्वेशन था x² प्लस y² -4x -8y -5 प्लस लैम्डा टाइम्स x² प्लस y² -9 बराबर 0। इट पासिस थ्रू 1, -2√2। 4, 8, 5, हाँ, तो 1 रखा, 1 प्लस 8 -4 प्लस 16√2 -5 प्लस लैम्डा 1 प्लस 8 -9 बराबर 0। तो ये हो गया 5, 4, 9 और ये भी कैंसिल, तो 16√2 बराबर 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज, ये तो एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। अब ये एब्सर्ड रिजल्ट क्यों आया है, क्योंकि जो पॉइंट है 1, -2√2 दैट लाइज ऑन S2, ये वाला पार्ट गायब क्यों गया, क्योंकि ये S2 है, इसी के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो रिक्वायर्ड सर्कल इज x² प्लस y² बराबर 9। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches x-axis at 4, 0 and also touches the line 3x minus 4y is equals to 0. Solution. मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 4, 0, तो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे दिस इज 3x माइनस 4y बराबर 0, इस पॉइंट पे टच करने वाले ऐसे करके इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे। हमें कौन सा सर्कल चाहिए, जो इस लाइन को भी टच कर रहा हो। ठीक है। अब देखो, जब व्हेन आई आस्क ना कि कितने सर्कल ऐसे आएंगे, तो बच्चे यूजली आंसर देंगे 1, वो बोलेंगे ये एक ही टच कर रहा है। नहीं, अब तुम इधर भी तो सोचो, ऐसे एक सर्कल आया फिर और बड़ा होता ही चला गया, तो जब ये बड़ा होता ही चला जाएगा
तो एक सिचुएशन में जाके इस लाइन तक पहुंच जाएगा तो इधर भी एक सर्कल आएगा। ठीक है, वैसे तो ये जानने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और जितना पॉइंट आना होगा अपने आप आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? लेट रिक्वायर्ड सर्कल इज, इसमें देखो हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल। तो x माइनस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y बराबर 0, 4,0 पे टच करने वाला जो सर्कल है वो ऐसे आ जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y बराबर 0, ये सर्कल आ जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस लैम्डा वाई। अच्छा, लैम्डा की जगह बाई टू ना करना पड़े तो हम 2 लैम्डा भी ले सकते हैं। अगर लैम्डा अननोन है तो हम अननोन को तो 2 लैम्डा भी ले सकते हैं, जस्ट टू अवॉइड अपॉन 2 करना, प्लस 16 बराबर 0। दिस इज एनी सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एट 4,0। अब जो हमें सर्कल चाहिए उसके अंदर दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि वो सर्कल इस लाइन को भी टच करना चाहिए। ठीक है, तो इफ इट टचेज 3x माइनस 4y बराबर 0 देन P इज इक्वल टू R, मतलब टेंजेंसी कंडीशन। मतलब सर्कल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से सेंटर कितना आ जाएगा? 4, माइनस लैम्डा एंड रेडियस विल बी रूट ओवर यही, मतलब रेडियस तो खैर ऐसे दिख रहा है कि जो भी सर्कल का सेंटर होगा उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस होगा, या ऐसे कर लो 16 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 बराबर मॉड लैम्डा। तो 4, माइनस लैम्डा से ये जो लाइन है इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू माइनस लैम्डा का मॉड अपॉन 5, ये तो क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस इज मॉड लैम्डा, या क्या? तो दिस इज 12 प्लस 4 लैम्डा का मॉड बराबर 5 मॉड लैम्डा। तो दैट इम्प्लाइज 12 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा और माइनस 5 लैम्डा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 और माइनस 12/9। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 और माइनस 4/3। तो ये लैम्डा की 2 वैल्यू रखो, तो ऐसे करके 2 सर्कल आ जाएगा। एक हमने बोला नीचे भी आएगा, एक ऊपर भी आएगा। दैट्स इट, वी विल गेट 2 रिक्वायर्ड सर्कल्स। ठीक, ये तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए सर्कल के बेसिस पे। और जैसा हमने पहले बोला था कि सर्कल के क्वेश्चन में, इसमें तो हमने ऐसा कोई यूज़ किया नहीं है अभी तक, बट जैसा हमने बोला कि सर्कल के क्वेश्चन में अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, काफ़ी लेंदी जा रहा है, तो हमें एक बार ज्योमेट्री के एंगल से भी सोचना चाहिए। प्लस काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं सर्कल के जो कोऑर्डिनेट वाले मेथड से होगा। कोऑर्डिनेट वाला मेथड मतलब प्रोसीजरल मेथड, और उसमें क्या होगा कि काफ़ी क्वेश्चन सर्कल का हो, एलिप्स का हो, पैराबोला का हो, हाइपरबोला का हो, एक जैसे क्वेश्चन होंगे, एक जैसी लॉजिक पे ही बेस्ड होंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि काफ़ी क्वेश्चंस कोनिक के क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है, अब कोनिक में भले ही वो सर्कल हो, भले ही पैराबोला हो, एवरीथिंग विल बी ट्रीटेड सेम। सबका जो सोचने का तरीका होगा एक जैसा होगा। तो इसलिए जनरल रिजल्ट्स फॉर कोनिक का मतलब क्या है कि काफ़ी रिजल्ट्स और अप्रोचेस क्वेश्चंस में ऐसा है कि उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कोनिक कर्व है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स है, बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कर्व हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फॉर्मूले को पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम कुछ नोटेशन डिफाइन करते हैं। नोटेशन, the two
degree expression in the equation of conic is denoted by capital S. So if equation of conic is ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, then we denote s बराबर जो भी जितने भी टर्म है, कुछ जगह नहीं सारे टर्म आ रहे हों, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c। तो ये वाला जो 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? s। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, फॉर ए पॉइंट p x1, y1 we define two quantities, that is s1 and t, with respect to a conic as s1 बराबर s evaluated at x1 and y1। तो वो हो गया, मान लिया ax1 स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस 2h(x1) प्लस c। तो ये जो क्वांटिटी है कोनिक का, जो भी इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे 0 बनाया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है उसको तो हमने s से डिनोट किया। s तो कोनिक स्पेसिफिक है, इसका किसी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है कि मतलब पॉइंट p हो q हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, s तो यही रहेगा। अब इस कोनिक के रेस्पेक्ट में मान लें कोई पॉइंट दे रखा है, ऐसे कोई जनरल पॉइंट दे रखा है x1, y1, उसके लिए वी कैन डिफाइन टू क्वांटिटीज। s1 वो ये हो गया, दैट इज s को हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे इवैल्यूएट कर दिया। तो क्यों कर दिया, तो वो अभी आगे आएगा। दीज बेसिकली दीज टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन द रिजल्ट्स। तो हमने क्या किया कि रिजल्ट में इतने बड़े बड़े टर्म बार बार लिखने की बजाय हमने डिफाइन कर दिया कि लेट दिस टर्म इज s1, let this term is t और let this term is capital S। जैसे हम बोलते हैं ना कि फंक्शन fx क्या होता है, फंक्शन fx का मतलब क्या, सम एक्सप्रेशन ऑफ x। तो हमें वो एक्सप्रेशन x का बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में डिनोट करने के लिए fx बोल दिया। तो वैसे ही जब हमने कोनिक के बहुत सारे रिजल्ट्स ड्राइव किए तो उसमें सर्टेन एक्सप्रेशंस बार बार आए, तो उन एक्सप्रेशंस को हमने एक नाम दे दिया कि t है, ये s1 है, ये s है। अब उसके फॉर्म में we should be able to write equations in a compact form, ठीक है। तो S1 हमने ये हो गया कि इस रूल से हम S1 डिफाइन करेंगे, और जो T है दैट इज बेसिकली ax(x1) प्लस by(y1) प्लस hxy1 प्लस yx1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c। तो अगर कोई भी पॉइंट P दे रखा है तो S1 उस पीक पॉइंट के लिए वो तो एक नंबर हो जाएगा, ये ठीक है। वो नंबर कैसे मिलेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सीधा सीधा S में रख दिए, और T एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, एक नंबर और वैल्यू, और ये जो हो गया वो हो गया एक लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे ही हो गया। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसको निकालने का रूल क्या है, T इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम S by replacing x square with xx1, y square with y1, xy with xy1 plus yx1 by 2, x with x plus x1 by 2, y with y plus y1 by 2, c with c।
इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो ये है क्या, ये हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका तो मैंने आंसर दे दिया कि ये कहाँ से आ गया कि जब हमने रिजल्ट्स ड्राइव किए जनरल कोनिक के लिए तो उसमें एक एक्सप्रेशन बार बार फ्रीक्वेंटली दिखाई दिया, तो उसको हमने नाम दे देंगे, चलो ये S1 है और ये मान लिया T है। अब वो जो एक्सप्रेशन था उसमें ऐसे लिखे हुए थे टर्म्स कि जो कोनिक की इक्वेशन x² था उसमें कुछ रिजल्ट्स में बार बार x(x1) लिख के आ रहा था, तो हमने वो जो पूरा एक्सप्रेशन उसको T बोल दिया, हमने बोला कि रूल ये है उसको लिखने का, ठीक है। अब जो कोनिक का 2 डिग्री का एक्सप्रेशन होगा उसमें केवल यही 6 टर्म्स हो सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है कि इन 6 टर्म्स में से कुछ टर्म मिसिंग हो, कुछ हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। कि जैसे पैराबोला है, मान लिया y बराबर x² है, तो उसमें केवल एक y का टर्म आ रहा है, केवल एक x² आ रहा है और बाकी कोई टर्म आ ही नहीं रहा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टर्म प्रेजेंट है तो वो इस रूल से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, जो x² का टर्म होगा उसको हम x(x1) लिखेंगे, y² के टर्म को y(y1) लिखेंगे, xy के टर्म को xy1 प्लस yx1/2 लिखेंगे, x का जो टर्म होगा उसको हम x प्लस x1/2 लिखेंगे, y का जो टर्म होगा y प्लस y1/2, और कांस्टेंट को हमने टच नहीं किया, उसको ऐसे लिखा रहने दिया। और हर टर्म को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, मतलब अगर xy लिखा हुआ है तो उसको हम इसी से रिप्लेस करेंगे। xy को आई विल नॉट ट्रीट एज x इंटू वाई और फिर हम x यहाँ से उठा के रखते हैं, y यहाँ से उठा के रखते हैं, नहीं, जो xy का टर्म है पूरा वो ऐसे ही आएगा अगर है तो, ठीक है। ये तो हमने डिनोट करने का तरीका बोल दिया कि S ये होगा, T1 ये होगा, T ये होगा और S1 ये होगा। अब इनको हम यूज़ करेंगे, तो वो रिजल्ट 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ tangent to a conic at point P will be given as अब इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोनिक दे रखा है और उस कोनिक के ऊपर एक पॉइंट P है, तो अगर मेरे को उसके ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करना है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोनिक के, वो सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कुछ भी हो, इस लाइन का इक्वेशन हम हमेशा t बराबर 0 लिख सकते हैं। अब t तो जो है वो पॉइंट स्पेसिफिक है, पॉइंट स्पेसिफिक है मतलब अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग t का एक्सप्रेशन आएगा, और टी भी हमने बोला था कि लीनियर एक्सप्रेशन भी आएगा, तो वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे एंड अगर पॉइंट P कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, बट प्रूफ कर सकते हैं ऑफकोर्स ये, ठीक है। जो पॉइंट x1 y1 है, P जो है वो एक तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और एक हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, तो इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और बस हमें तो ये रिजल्ट याद रखना है कि t बराबर 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x² प्लस 4xy प्लस 8x माइनस y² at point P मान लिया ये कर्व है, तो तभी ये पॉइंट P 1,2 इस पे लाई करेगा। तो सोल्यूशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, तो एट दिस पॉइंट बोला है तो वो पॉइंट कर्व के ऊपर तो लाई करना ही चाहिए, देन ओनली इट विल मेक सम सेंस। तो अगर इस पॉइंट में लिखेंगे तो t बराबर 0 आ जाएगा, तो x² का टर्म है उसको लिख दिया हमने x(x1), 4xy का टर्म है तो उसको लिख दिया 2xy1 प्लस y के साथ x1, 8x है तो उसको लिख दिया 4x प्लस x1/2 से वो 8 हो गया, माइनस y² का टर्म है तो y(y1), 7
y का टर्म है तो y प्लस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से 4 और 1 5 और 4 9x आ जाएगा। वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ से प्लस का 2y आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2y, वो तो कैंसिल हो गया, तो -7/2y आ गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से -7, तो -3 बचा, +1, तो -2 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया। किसी भी कोनिक कर्व में अगर हमें ऐसे करके एक पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे, कुछ डिफ्रेंशिएशन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे। तो अगर पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो t बराबर 0 विल गिव यू टैंजेंट का इक्वेशन। रिजल्ट 2, कोई भी कोनिक मान लिया ऐसे है, अगर उस पर हमने बाहर से टैंजेंट ड्रॉ किया तो हमेशा 2 टैंजेंट खिंच जाएगा, चाहे वो कोनिक कुछ भी हो, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला। ये मान लिया पॉइंट P है। उन टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हमने ज्वाइन किया तो ये वाली जो लाइन है AB, दिस विल बी कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कोनिक, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट P। तो देखो अब पॉइंट P कर्व के ऊपर तो नहीं है, अगर कर्व के ऊपर होता उसके रिस्पेक्ट में मैं t बराबर 0 लिखता तो उस पॉइंट पे टैंजेंट आ जाता। ठीक है, तो जैसे इस वाले केस में अगर मेरे को PA लाइन का इक्वेशन चाहिए और मेरे को अगर पॉइंट A पता है तो A के रिस्पेक्ट में अगर मैं t बराबर 0 लिखूंगा तो ये टैंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी तो खैर P की बात करते हैं। P के रिस्पेक्ट में अगर मैंने t बराबर 0 लिखा तो इस बार क्या होगा, पॉइंट P कर्व के ऊपर तो है नहीं, तो पॉइंट P के ऊपर टैंजेंट खींचा, इस बात का तो कोई सेंस बनता ही नहीं। बट अगर हमने t बराबर 0 खींचा, t बराबर 0 लिखा तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो 2.1 क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट P विल बी t इज इक्वल्स टू 0 फॉर P विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, जो भी दे रखा होगा। तो यहाँ पे AB का इक्वेशन विल बी t बराबर 0, t मतलब फॉर पॉइंट P। P इसलिए लिखा है ये बताने के लिए कि पॉइंट P के लिए t इवैल्यूएट करना है, नॉट फॉर A और B। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसी में दूसरा रिजल्ट क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स from P to conic is given as, पॉइंट P से अगर हमने टैंजेंट का जॉइंट इक्वेशन लिखा तो PA एंड PB का जॉइंट इक्वेशन इज SS1 बराबर t²। अब उसमें S जो होगा वो तो कोनिक का जो इक्वेशन है उसी का 2 डिग्री का एक्सप्रेशन यहाँ ला के ऐसे रख दिया। S1 जो होगा वो हमने क्या किया, P के रिस्पेक्ट में उस 2 डिग्री के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया, तो जो एक नंबर आ गया वो यहाँ लिख दिया। T क्या होगा, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन आएगा P के रिस्पेक्ट में उसको यहाँ रख दिया। दिस इज फॉर P विद रिस्पेक्ट टू कोनिक। ठीक है, तो ये भी एक 2 डिग्री का एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो ये टोटल एक कोनिक बन जाएगा वापस, ये खुद एक कोनिक बन जाएगा। दैट कोनिक विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और वो PA एंड PB का जॉइंट इक्वेशन होगा। सही है, कहाँ से आया ये, ऑफकोर्स प्रूव करेंगे तो आ जाएगा, बट वी विल नॉट गो इन टू द प्रूव एंड दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इसके प्रूव का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस हमने ये याद रखा कि हाँ ये आ जाएगा। फिर रिजल्ट 3, इफ P is a point inside a conic, then equation of the chord which gets bisected at P is given as T is equals to S1।
ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये कोई कोनिक कर्व है और इसके अंदर मान लिया हमें एक पॉइंट P दे रखा है। ठीक है। अब ऐसे करके इस पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास कर जाएंगी। ठीक है। जैसे एक कॉर्ड ये हो गया, मान लिया A1 B1, एक कॉर्ड ये हो गया A2 B2, बट एक कॉर्ड ये हो गया AB, जिसमें ये खासियत है कि P उसका मिड पॉइंट होगा। तो इस कॉर्ड AB का इक्वेशन इज गिवन एज T इज इक्वल टू S1। तो अगर हमें उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना हो, उस पर्टिकुलर कॉर्ड का इक्वेशन निकालना हो जो उसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ये जो A1 B1 है ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, A1P ज़्यादा है, B1P जो है वो कम है। ऐसे ये A2 B2 में A2P छोटा है और B2P बड़ा है। बट AB जो कॉर्ड है वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन T इज इक्वल टू S1। ठीक है। अगर हमने एज ए स्पेशल केस लिया कि सर्कल है, उसका सेंटर हमने पॉइंट P ले लिया, तो उससे पास करने वाला हर कॉर्ड, बिकॉज वहाँ पे बाइसेक्ट होगा, तो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉर्ड का इक्वेशन तो नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि T इज इक्वल टू S1 से हमारे पास 0 बराबर 0 आ जाएगा। 0 बराबर 0 का मतलब मैथमेटिकल मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल ट्रू। ऑल ट्रू का मतलब क्या है कि उस पॉइंट से पास करने वाला हर कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड बाई इट। वरना जैसे तुम इसको ऐसे सोच सकते हो मैथमेटिकली, क्या एक पर्टिकुलर कॉर्ड का इक्वेशन आ गया तो दूसरा पर्टिकुलर कॉर्ड बोलेगा ना कि मेरे में क्या कमी थी, जो मेरा इक्वेशन क्यों नहीं आया। तो सभी का कैसे आ सकता है, 0 बराबर 0 करके। ये हो गया हमारा रिजल्ट 3। अब देखो रिजल्ट 4 क्या है, इसको एक बार हम ध्यान से सुने कि अगर मान लिया हमने एक पॉइंट P बाहर से लिया, बाहर अंदर कहीं पे भी हो सकता है, मतलब बाहर होना जरूरी नहीं, कहीं पे भी हो, इस पॉइंट से हम ऐसे करके खूब सारे कॉर्ड्स खींच सकते हैं इस कोनिक कर्व के ऊपर। ये ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लिया इस पॉइंट P से ये एक वेरिएबल कॉर्ड हो गया, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स A और B पे हमने टेंजेंट्स खींचा। तो ये जो पॉइंट है x1 विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए वेरिएबल कॉर्ड, x1 का लोकस एक स्ट्रेट लाइन आता है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं पॉइंट P का पोलर, और उसका इक्वेशन भी T बराबर 0 होगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला, इफ AB इज ए वेरिएबल कॉर्ड थ्रू a given point P, then locus of point of intersection of tangents at the end point of AB will be a straight line and it is called polar of point P, and it is called polar of point P, equation of which can be given as कैपिटल T बराबर 0। ठीक है। मतलब पॉइंट P से हमने एक कॉर्ड AB खींचा, दूसरा कॉर्ड मान लिया A1 B1, फिर हमने A2 B2, तो इनके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स खींचा, तो जैसे A1 और B1 के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचा, वो मान लिया ये पॉइंट आ गया x2। फिर ऐसे हमने A2 और B2 के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचा, वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मान लिया x3। तो ये जो x1 x2 x3 है, ये सब एक ही लाइन पे लाई करेगा, और वो लाइन जो होगा दैट विल बी पोलर।
तो फिर मान लिया हमने पी से डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स खींचा है, ए बी, A1 B1, A2 B2, इन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया आ गया x1 x2, ऐसे यहाँ पे मान लिया हमने खींचा और वो मान लिया आ गया x3। तो ये जो पॉइंट है x1 x2 x3 ये सब एक लाइन पे लाई करेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड पोलर ऑफ पॉइंट पी, जिसका इक्वेशन कितना हो जाएगा t बराबर 0। ठीक है, t बराबर 0 अगर पॉइंट p बाहर है तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन भी होगा। तो इस वाले केस में अगर पॉइंट p बाहर है तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वही उसका पोलर होगा। इस पे अभी हम आएंगे। अगर हम उल्टा देखें कि मान लिया एक लाइन ये दे रखा है, ठीक है, ये लाइन मान लिया कोई गिवन लाइन है L, और पॉइंट p भी भूल जाओ एक मिनट के लिए। अगर हम इस लाइन पे एक पॉइंट लिया, वहाँ से हमने टेंजेंस ड्रॉ किया, उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया ये A1 B1। फिर एक दूसरा पॉइंट लिया, वहाँ से हमने टेंजेंस ड्रॉ किया, उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया A2 B2। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी P से पास कर रहा है, ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी P से पास कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए और वहाँ से हमने टेंजेंस ड्रॉ किया एक कोनिक के ऊपर, तो उनके जो कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो एक पॉइंट पे कोलिनियर होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो अगर हम इसको उल्टा डिफाइन करें, कन्वर्सली, इफ ऑन ए लाइन, ये माने L है, से L वी टेक अ पॉइंट say x1, then chord of contact of tangents drawn from x1 to a conic will always be concurrent at a point in this case P, and that point is called pole of line L। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया पोल एंड पोलर का। ठीक है, तो नोट 1, इफ L इज पोलर ऑफ P देन P इज पोल ऑफ L। फिर नोट 2, पोल एंड पोलर पेयर इज यूनिक। उसका मतलब क्या है कि एक लाइन का एक ही पोल हो सकता है और एक पॉइंट के लिए एक ही पोलर आ सकता है। इफ पॉइंट इज गिवन देन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलर राइट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ लाइन इज गिवन, मान लिया अगर मेरे को पोल पता है तो पोलर निकालने के लिए तो कोई भी मेथड नहीं लगेगा, सीधा t बराबर 0 लिख दिया। बट अगर हमें लाइन पता है, इफ लाइन इज गिवन देन टू फाइंड पोल अज्यूम इट एज, हमने पहले कोई भी पॉइंट मान लिया इसका पोल ना h, k के टर्म्स में, अज्यूम इट एज h, k, then write t is equals to 0 for this assumed point, and then जो लाइन हमें दे रखी है उसके साथ कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, and then compare कोफिशिएंट with given line to find h,
के, ये हो जाएगा। फिर नोट 3, इफ पॉइंट P lies outside the conic, then its chord of contact will be its polar। क्यों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पोलर क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का ही इक्वेशन t बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। बिकॉज दोनों का इक्वेशन क्या हो जाएगा? t बराबर 0। अब इस बात का मतलब क्या है कि मान लिया एक पॉइंट P बाहर है, ठीक है, तो वहाँ से हम ऐसे करके दो टेंजेंट खींच सकते हैं। ये हो गया टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, ये हो गया हमारा पॉइंट P। तो ये इसकी होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मान लिया हो गया A, ये हो गया B। अब इसमें खूबी क्या है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, एंड ये पोलर भी है, पॉइंट P। अब इस बात का मतलब क्या हो गया कि देखो, अगर मैंने यहाँ से कोई और लाइन खींचा, ऐसे कोई और कॉर्ड खींचा, तो उसके एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट खींचें ऐसे, तो उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि इसी का तो लोकस पोलर होता है। तो अगर हमने एक कॉर्ड खींचा इसी पॉइंट P से, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचा, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर लाई करेगा डेफिनेटली, बस ये बताया गया। क्योंकि दोनों का ही इक्वेशन कितना हो गया? t बराबर 0। ठीक है, नोट कितना हो गया था? 3 हो गया था। नोट 4, इफ P lies on the curve then its tangent will be its polar। its tangent will be its polar। अगेन लॉजिक सेम है, और लॉजिक क्या है कि दोनों का इक्वेशन t बराबर 0 है। तो देखो ये भी बहुत इंट्यूटिव है कि अगर ये पॉइंट P है तो हमने टेंजेंट खींचा, इसका इक्वेशन आ गया t बराबर 0। तो यही टेंजेंट है और यही पोलर है। टेंजेंट है ये तो दिख ही रहा है, पोलर कैसे है? पोलर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि उस पॉइंट से एक वेरिएबल कॉर्ड खींचो, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचो, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पोलर होगा। तो पॉइंट P से हमने एक कॉर्ड खींचा, वेरिएबल कॉर्ड। अगर पॉइंट P कर्व पे है तो उस वेरिएबल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट हमेशा ये खुद ही P होगा। ठीक है, अब ये वेरिएबल कॉर्ड आ गया, इसके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स खींचे, तो जैसे इसके एंड पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया, इसके एंड पॉइंट पे खुद ही टेंजेंट है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस ये पॉइंट, अब दिख रहा है कि अगर एक टेंजेंट फिक्स है तो ये पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे आएगा। कोई मैंने दूसरा कॉर्ड ले लिया, यहाँ से टेंजेंट खींचा, तो ये पॉइंट x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 x2, वो ऑफकोर्स उसी टेंजेंट पे ही मूव करेगा, और अगर इसी टेंजेंट पे मूव करेगा तो यही टेंजेंट हो गया ऑफ P, एंड यही पोलर हो गया, पोलर ऑफ पॉइंट P। तो यही पोलर हो गया एंड यही टेंजेंट हो गया। क्वेश्चन 1, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents drawn at a variable chord of y square plus 4x square बराबर 8, which passes through point 1,7। सॉल्यूशन। पोलर एंड पोलर पढ़ाते समय बहुत सारे बच्चे हमेशा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर ये क्या सिलेबस में है? तो देखो बिल्कुल सिलेबस में। ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसमें हमने कहीं पोल पोलर नहीं लिखा,
ये तो जेई क्वेश्चन पूछ सकता है विदाउट पोल एंड पोलर का नेम लिए हुए, बट ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्लियरली लोकस इज पोलर ऑफ पॉइंट 1,7 विद इक्वेशन t बराबर 0। तो बस सीधा सीधा t बराबर 0 लिख दो। 3y1 प्लस 4x बराबर 8, मतलब 4x प्लस 21y बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2, इफ tangents are drawn from point P on x plus 2y is equals to 10 to conic y square plus 4y बराबर 8x, then chord of contact passes through a fixed point. Find the point। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक कोनिक है जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर 8x। इसके ऊपर एक लाइन दे रखा है ये, ठीक है, जिसका इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमने इस पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट बताया नहीं उसने, तो उसका मतलब क्या है कि वेरिएबल पॉइंट लिया या कोई भी पॉइंट लो, तो इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। वो फिक्स्ड पॉइंट मेरे को चाहिए। तो इसने भले ही पोल एंड पोलर का नाम नहीं लिया, बट हमें तो समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड पॉइंट इज पोलर, सॉरी रिक्वायर्ड पॉइंट इज पोल। क्लियरली रिक्वायर्ड point is pole, say h comma k, then equation of polar कितना हो जाएगा t बराबर 0। तो y के प्लस 2 टाइम्स इसका t लिख रहे हैं, y को रिप्लेस किया y प्लस y1/2 से, और 8x को रिप्लेस किया 4x प्लस h से, सबको एक तरफ ले आए। तो 4x माइनस k प्लस 2y बराबर 2k माइनस 4h, ये भी पोलर का इक्वेशन हो गया। और जो गिवन इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 10, ये भी इक्वेशन हो गया। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, 4/1 बराबर माइनस k प्लस 2/2 बराबर 2k माइनस 4h/10। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 10, और यहाँ से 40 20 बराबर k माइनस 2h, तो h बराबर माइनस 15। तो जो पोल है या जो रिक्वायर्ड फिक्स्ड पॉइंट है वो -15 -10 हो गया। यही आंसर है, एंड आई होप देयर इज़ नो कैलकुलेशन मिस्टेक।